Hello everyone, welcome back to the video, and we are covering chapter number 1 of history, how, when and where. Since we have already introduced the chapter, and in this video we are going to cover from page number 2, which start with which dates. Now, by what criteria do we choose a set of dates as important? मतलब कहा गया कि क्या क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पर हम किसी तारीख को चुनेंगे और उसको इम्पॉर्टेंट मानेंगे. द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन. यानी कि हम जो भी डेट सेलेक्ट करते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारे इतिहास की कहानी बनती है या जो कहानी हम बताते हैं इतिहास की, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन. उनके अपने आप से ही महत्व नहीं बन जाते. दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट. यानी कि कहा गया कि हम अगर कोई डेट या कोई तारीख इतिहास की नोट डाउन कर रहे हैं और उसके जो उससे रिलेटेड जो भी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, अगर हम उसकी बातें कर रहे हैं तो सिर्फ इतने भर से ही वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाते. इम्पॉर्टेंट इस वजह से वो हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो फोकस होता है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट पर होता है. सो दिस इज़ नॉट बिकॉज कि तारीखें इम्पॉर्टेंट होती हैं. हमारी जो सोच है या हम जिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट को महत्व देते हैं उन्हीं की तारीखों को नोट डाउन करते हैं, याद रखते हैं और दोहराते हैं, और इस वजह से वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. Understand? मतलब ये है कि अगर आपकी पढ़ाई बदल जाए, यानी आप अपने स्टडीज़ में जो भी डेट्स पढ़ रहे हैं, जो इवेंट पढ़ रहे हैं, अगर उन डेट्स और इवेंट्स को रिमूव करके नए डेट्स और इवेंट्स और उनसे रिलेटेड जो पास्ट के इंसिडेंट रहे हों वो आपको पढ़ाया जाने लगे, बताया जाने लगे, तो वो जो नए सेट ऑफ डेट्स होंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे. तो ये कहा गया, कहने का मतलब ये है, डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ आर अटेंशन, आर प्रायोरिटी, विच मीन्स if we are giving attention and priority on certain dates and the issues related with that date, so it will become automatically important. So whatever the things happens in the history, past में जो भी कुछ हुआ उसके महत्व से ज़्यादा ये महत्व होता है कि हम किसे महत्व दे रहे हैं. हम जिन भी इवेंट्स और इंसिडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. कंसिडर एन एग्जाम्पल. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. एक एग्जाम्पल के तौर पर ये लीजिए कि भारत में जितने भी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, वो इतिहासकार जो ब्रिटेन के रहे हों, जो ब्रिटिश मूल के इतिहासकार थे, उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने हर गवर्नर जनरल के शासनकाल को इम्पॉर्टेंट दिखाया. These histories begin with the rule of first governor general. और जो भी ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उनका जो इतिहास शुरू होता है वो भारत में आए पहले गवर्नर जनरल जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे उनसे शुरू होता है, एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. और इतिहास का अंत उनके हिसाब से भारत के जो लास्ट वाइसरॉय हुए लॉर्ड माउंटबेटन उन पे होता है. क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं. सो दे हैव क्रिएटेड एंड रिटन history according to their own point of view and according to their own priority and perception. In separate chapters we read about the deeds of others. आगे के चैप्टर्स में आप आने वाले समय में ये भी पढ़ेंगे, लाइक आप हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, वेल्सली के बारे में, बेंटिक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग एंड इरविन एज वेल. ये सारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय हुए आने वाले समय में आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग. तो इन सब के बारे में आप बारी बारी से पढ़ेंगे. इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय. तो ये जो एक सक्सेशन रहा, यानी उत्तराधिकारियों का जो पद रहा, वो न ख़त्म होने वाला असीमित पद रहा. यानी कि एक गवर्नर जनरल के जाने के बाद दूसरा अपॉइंट हो जाता था, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता था. और यही चीज़ गवर्नर जनरल का जब पद हटाकर वाइसरॉय का पद लाया गया तो भी यही चीज़ें हुई. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इट इज़ ओनली योर परसेप्शन कि आप किस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं और किसको प्रायोरिटी कितनी दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप हिस्ट्री पर फोकस करते हैं. तो जिस भी इतिहासकार ने जिन इंसिडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी उन्होंने उसको फोकस किया, उसको हाईलाइट किया और उसको लिख दिया.
and that's how any particular date became so important. So it was not their own importance, it was us who has given them the importance, and that's why we are still learning them in the form of history and the important incident that took place in the past. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies and achievements. तो इतिहास में जो भी तारीखें लिखी गईं और उन पर जो भी किताबें बनी गईं वो इन्हीं पर्सनालिटीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनकी क्या एक्टिविटीज़ रही, इनकी क्या पॉलिसीज़ रही, क्या क्या इन्होंने अचीव किया अपने लाइफ में, इनकी नीतियाँ, इनके अचीवमेंट, यही सारे मैटर्स को कवर किया गया है. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. So ये कहा गया कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उनके इतिहास में जो इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है वो गवर्नर जनरल से शुरू होती है और वाइसरॉय पे ख़त्म होती है. तो उन्होंने जो भी कुछ इंडियन हिस्ट्री को डिफ़ाइन किया इन्हीं वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही सारी स्टोरी को उन्होंने हाईलाइट किया. सिर्फ उन्होंने इन पर्सनालिटीज़ को ज़्यादा फोकस में रखा. इनकी जो भी एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और अचीवमेंट्स रहे उनको हिस्ट्री में हाईलाइट किया गया. ऐसा लगता था कि मानो जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, ये इन्हीं के लाइफ के इर्द गिर्द ही घूमती है, उसके बाहर कुछ भी ना हो. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो जो इनके लाइफ का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा, यानी समय अवधि रही, कार्यकाल रहा, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग चैप्टर्स डिवाइड हो गए हिस्ट्री के. कौन सी हिस्ट्री के? ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री के. यानी वो भारत जो ब्रिटिशर्स का गुलाम था उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, और ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री बनी उसके अलग अलग चैप्टर्स इन्हीं के लाइफ के कालक्रम पर या समय अवधि पर या उसके इर्द गिर्द घूमते हैं. दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि हर एक गवर्नर जनरल या वाइसरॉय का क्या क्रोनोलॉजिकल लाइफ रहा, यानी उनके जीवन का क्या कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने क्या अचीव किया, क्या पाया, क्या पॉलिसीज़ अपनाई, किस किस एक्टिविटीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया, इन चीज़ों को ही हाईलाइट किया गया. नाउ कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या ये जो ब्रिटिश इंडिया का दौर था उसका इतिहास किसी और तरीके से नहीं लिखा जा सकता था? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन द इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? अब आप ये बताइए कि उस वक्त का जो इंडियन सोसाइटी रहा होगा, भारतीय समाज रहा होगा, उसमें जो अलग अलग ग्रुप और क्लासेस के लोग थे उनके बारे में तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई. देन हाउ वी वुड बी एबल टू गेट टू नो अबाउट देयर लाइफ स्टाइल, देयर लिविंग कंडीशन, देयर वर्किंग कंडीशन. जो एक आम भारतीय समाज था उसको तो कहीं हाईलाइट नहीं किया गया, ना ही मेंशन किया गया. द होल हाईलाइटिंग पोर्शन इज़ ऑन द लाइफ ऑफ दीज पीपल, दीज ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने इनको तो इग्नोर कर दिया. अब इनके लाइफस्टाइल के फॉर्मेट में हम कैसे इंडियन सोसाइटी को, अलग अलग ग्रुप और अलग अलग क्लासेस को समझ सकते हैं? ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. When we write history or a story, we divide it into chapters. जब कभी भी इतिहास लिखा या कहानियाँ लिखी जाती हैं तो उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, चैप्टर्स में. Why do we do this? ऐसा किया क्यों जाता है? It is to give each chapter some coherence. हर एक चैप्टर को कुछ कोहेरेंस मिल सके, कुछ आपस में तालमेल बनाई जा सके, कुछ उसमें सुसंगति हो, रेलिवेंसी हो, इसलिए चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है हर एक चीज़ों को, हिस्ट्री या स्टोरी को, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको पार्ट्स में रिलीज़ किया जाता है. इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी कहानियाँ बनाना जो एक सीरीज़ में चल रही हो, एक सीक्वेंस में चल रही हो, और जिसको फॉलो करते हुए एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके. दैट्स वाई इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर्स, ताकि हम फर्स्ट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से एंड सो ऑन आपस में रिलेट कर सके. इट विल हेल्प अस टू फॉर्म अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बिलोंगिंगनेस फ्रॉम द past stories. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. और इस प्रोसेस में होता क्या है, हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पर फोकस करते हैं
जो पिछले कहानी से रिलेट कर रही होती है, उससे कुछ कोहेरेंस रखती है ताकि एक सही कहानी फ्रेम की जा सके। और इसमें अक्सर और भी बहुत से मुद्दे, मैटर्स, टॉपिक्स इग्नोर हो जाते हैं, and ultimately they won't be able to provide us a clear picture of past. In the histories that revolve around the life of British governor generals, the activities of Indians simply do not fit. तो एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ भारतीय गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय के लाइफ पर बेस्ड है, उसमें इंडियंस और उनका लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड फिट बैठ ही नहीं सकता। और जब वो उनकी स्टोरी से रिलेट नहीं हो पाता, कोई कोहेरेंस इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उन्होंने इसको अपने स्टोरी या अपने हिस्ट्री में इंक्लूड भी नहीं किया। देन इट हैपन्स कि हम हर वक्त, कई बार ऐसा हो जाता है कि उसी वक्त की और भी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं को, बहुत से इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स को मिस कर देते हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज वी आर सिंपली फोकसिंग ऑन अ सिंपल topic or a topic which we have selected, and we are just focusing on their own life, their activities, their policies, and nothing else that might have took place during that time but was ignored due to focusing on any certain issue or a certain person instead of focusing the area around. किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर फोकस करने की वजह से, किसी निश्चित घटना पर फोकस करने की वजह से कई बार ऐसे इंसिडेंट्स या लोग इग्नोर हो जाते हैं। एंड क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। इसलिए हमें अपने इतिहास को जानने और समझने के लिए एक दूसरा फॉर्मेट चाहिए होगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। इसका मतलब ये है कि जो तारीखें हमने पहले देखी, पढ़ी, अब उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा जैसा कि पहले था। A new set of dates will become more important for us to know. एक नई तारीखों का जो सेट होगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखेगा, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री को दिखाएगा। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन लाइवलीहुड, देयर सोर्स ऑफ अर्निंग एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो वो हमारे बारे में होगा, क्योंकि ये हुआ, इतिहासकारों ने क्या किया, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, उन्होंने अपने कंट्री के पर्टिकुलर पर्सन्स पर फोकस किया, उनके लाइफ पर फोकस किया, उन्होंने क्या पॉलिसीज़, क्या एक्टिविटीज़ को फॉलो किया, इन सारी बातों को दिखाया गया। बट उसी वक्त में भारत के लोगों के साथ क्या हो रहा था, उनका लाइफस्टाइल, रहन सहन, खान पान, हर वो चीज़ जो दिखानी चाहिए उसको उन्होंने इग्नोर किया। एंड दैट इज़ वाई हमें एक दूसरे फॉर्मेट की ज़रूरत है अपने इतिहास को जानने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट द फिगर नंबर 3। वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। तो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। कहा गया, वाइल हिस्ट्री बुक्स नैरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल। एक तरफ जहाँ इतिहास की किताबें इन गवर्नर जनरल्स के डीड्स, इनके कामों को बयां करती थी, वहीं जो इनकी बायोग्राफीज़ होती थी यानी जीवनियाँ हुआ करती थी, वो इनको एज अ पर्सन ग्लोरीफाई करती थी, इनकी ख्यातियों को बखानती थी कि क्या क्या इन्होंने ख्याति प्राप्त की। वहीं जब पेंटिंग्स बनाई जाती थी इनकी, तो इनको एज अ पावरफुल फिगर शो किया जाता था। यू कैन इवन सी इट इन द पिक्चर, लुक द वे ही इज सिटिंग, ही इज़ नॉट लुकिंग लेस देन अ किंग। एक राजा से कम नहीं लग रहे हैं, एक पावरफुल पर्सनालिटी लग रहे हैं, जबकि ये सिर्फ एक गवर्नर जनरल थे जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में अपॉइंट किया था। लेकिन जब इनको पिक्चर्स में प्रोजेक्ट किया जाता था पेंटिंग्स के थ्रू, तो इन्हें एक पावरफुल फिगर के रूप में, एक शक्तिशाली पर्सनालिटी के रूप में दिखाया जाता था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज विद द नेक्स्ट टॉपिक, लाइक हाउ डू वी पीरियडाइज। हम समय को कैसे पीरियडाइज करें, उसका कार्यकाल कैसे निर्धारित करें, जो भी घटनाएं हुई उनका समय समय पर कैसे विभाजन करें, कैसे एक समय अवधि तैयार करें, ये सवाल उठता है। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क। 1817 में जेम्स मिल, जो कि स्कॉटिश मूल के अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दर्शन शास्त्री भी थे, उन्होंने अपनी 3 वॉल्यूम की, 3 हिस्सों की एक
किताब पब्लिश की, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब इन्होंने निकाली, जिसको उन्होंने 3 वॉल्यूम में 3 पार्ट्स में पब्लिश किया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। अपनी इस किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल में डिवाइड किया, 3 पीरियड्स में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जो इनका पीरियड डिवीज़न था वो हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड के बेस पर था। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ये जो उन्होंने पीरियडाइजेशन किया, वर्गीकरण किया समय का, बहुत बड़े पैमाने पर इसको एक्सेप्ट भी किया गया। बट कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप बता सकते हैं या आपको सही लगता है कि इंडियन हिस्ट्री को इन 3 पीरियड्स में डिवाइड करना सही है, गलत है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? हम क्यों कोशिश करते हैं इतिहास को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने के लिए? हम क्यों डिवाइड करते ही हैं इतिहास को? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. हम इतिहास को इसलिए विभाजित करते हैं क्योंकि हर एक कार्यकाल का कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हर एक समय अवधि का कुछ ऐसा पल होता है जो उस समय अवधि को फेमस बना देता है या उसको ग्लोरीफाई कर देता है। हर एक टाइम का अपना खुद का कुछ गुण, कुछ फीचर्स होते हैं, उसमें कुछ सेंट्रल फिगर होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, बिकम इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए एक कार्यकाल को, एक जीवन काल को दूसरे जीवन काल से अंतर करने के लिए हम कुछ मूल बातों को, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ते हैं जो उसको बाकी कार्यकाल से अलग बनाता है, और वही हमारा एक तरीके का बेस बन जाता है। और उसी के बिहाफ पर हम फिर इतिहास का विभाजन करते हैं अलग अलग कार्यकाल, समय अवधि या जीवन चक्र के आधार पर, जिनको पीरियड्स कहा गया। जैसा कि जेम्स मिल ने किया, उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, which means he might have found something important and something catchy and something at the central regarding Hindus during a particular period, and then regarding Muslims during another particular period, and after that he might have found something special about Britishers during a certain period of time, and that's why he had divided the history into 3 periods. So the terms through which we periodize, they demarcate the period. जिस भी पीरियड्स में हम उनको पीरियडाइज करते हैं वो अलग अलग समय अवधि को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट के बारे में हमारे क्या आइडियाज़ रहे होंगे, ये पीरियडाइजेशन इसी को दर्शाते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। ये पीरियडाइजेशन ये भी दिखाते हैं कि किस प्रकार एक पीरियड से दूसरे पीरियड का क्या अंतर रहा, उसके क्या सिग्निफिकेंस रहे, हमने उसको कैसे समझा और जाना। तो जब हम किसी भी चीज़ को पीरियडाइज करते हैं, अलग अलग समय अवधि में बांटते हैं, तो उस समय अवधि का कोई ना कोई एक आधार होता है। अगर कोई समय अवधि जिसमें से मुस्लिम्स रहे होंगे तो वो उसका आधार हो गया, उसको मुस्लिम पीरियड का ही नाम दे दिया गया। इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर पीरियड में जब हिंदू थे तो उसको हिंदू पीरियड का नाम दे दिया गया। तो हर एक पीरियड को एक बेस, एक आधार मिल गया कि इस ड्यूरेशन की जब कभी भी हम बात करेंगे तो मैक्सिमम जो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न होगा, द मैटर ऑफ डिस्कशन होगा, वो हिंदुओं के बारे में होगा या मुस्लिम्स के बारे में या फिर ब्रिटिशर्स के बारे में। सो दैट्स हाउ वी डिवाइड हिस्ट्री, एंड इवन दैट पीरियडाइजेशन डिफर्स फ्रॉम हिस्टोरियंस टू हिस्टोरियंस। हर एक इतिहासकार अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समय अवधि को डिवाइड करता है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में पीरियडाइज करता है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जेम्स मिल ने ये सोचा होगा कि जो बाकी एशियन सोसाइटी है, एशिया का समाज है, वो सिविलाइजेशन के बिहाफ पर यानी सभ्यता के आधार पर बहुत पीछे है यूरोप के कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने जिस तरह से या जिस प्रकार से हिस्ट्री को बयां किया, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल द कंट्री।
तो उनका मानना था जब तक ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए थे तब तक भारत में हिंदुओं का और मुस्लिम राजाओं का, महाराजाओं का और शासकों का ही राज था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। उन्होंने बताया कि उस वक्त का जो भारतीय समाज था उसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी धार्मिक असहिष्णुता थी, यानी कि कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म को अलाउ नहीं करना चाहता था, देने नहीं चाहता था कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म की प्रैक्टिस करे। जातिवाद भी भारतीय समाज में बहुत था, अंधविश्वास था, लोग सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस करते थे, अंधविश्वास के नाम पर कुछ भी कर लिया करते थे। एंड इवन ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल का ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बनाएगा, इनको सिविलाइज बनाएगा। एंड टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। और भारत को सिविलाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि यूरोपियन मैनर्स जो हैं, उनकी जो सभ्यताएं हैं, तौर तरीके हैं, आर्ट्स हैं, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके जो नियम कानून यानी लॉज हैं, उसको भारत में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, इंडियंस को सिखाने की ज़रूरत है। मिल in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people। इतना ही नहीं, मिल का ये भी मानना था और उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स को पूरे भारत की टेरिटरी पर कब्जा कर लेना चाहिए, पूरे इंडियन टेरिटरी को कॉन्क्योर कर लेना चाहिए, ताकि पूरे भारत का बौद्धिक विकास हो सके, इनको सिविलाइज्ड और फुल ऑफ एटिकेट्स बनाया जा सके। मीन्स अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, जो इंडियंस की हैप्पीनेस और उनका एनलाइटनमेंट था वो इस चीज़ में था कि जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आ पाएंगे इंडियंस की हैप्पीनेस को अचीव नहीं किया जा सकता। और उनका ये भी मानना था दैट इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। भारत ब्रिटिशर्स की मदद के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकता। In this idea of history, British rule presented all the forces of progress and civilization। और जब आप इतिहास को इस तरीके से देख रहे हैं जिसमें इंडियंस को बारबेरियन, अनकल्चर्ड दिखाया गया, अनसिविलाइज दिखाया गया, तो उसमें ब्रिटिशर्स को प्रेजेंट किया गया हर फोर्स ऑफ प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के रूप में। यानी ब्रिटिशर्स एक ऐसी फोर्स हैं जो प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन की ओर ले जाएंगे, यानी कि समृद्धि, संपन्नता और सभ्यता की ओर ले जाएंगे। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। ये कहा गया उनके हिसाब से, जेम्स मिल के अकॉर्डिंगली, कि जो ब्रिटिश पीरियड था दैट वाज फुल ऑफ एनलाइटनमेंट और उसके पहले का जो दौर था वो अंधेरे से भरा हुआ था। तो क्या ऐसा कंसेप्शन, ऐसी मान्यता आज के डेट में स्वीकार की जा सकती है? इन एनी केस कैन वी रिफ़र टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। क्या किसी भी केस में इतिहास के किसी भी दौर को हम हिंदू या मुस्लिम दौर के रूप में याद कर सकते हैं या रिफ़र कर सकते हैं? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। मतलब कहने का ये है कि क्या किसी एक दौर में सिर्फ हिंदू ही रहे होंगे और किसी दूसरे दौर में सिर्फ मुस्लिम्स रहे होंगे? What about other faiths and caste? Because it is totally impossible that we think that only a particular religion would have existed during a particular period of time। किसी एक निश्चित समय में सिर्फ एक ही धर्म का वास रहा होगा, एक ही धर्म के लोग रहे होंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसको माना ही नहीं जा सकता। तो फिर जो बाकी फेथ के, बाकी धर्म और जाति के लोग थे, उनका क्या? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of that time? हम क्यों किसी एज को उस दौर के रूलर्स और उनके धर्म के हिसाब से ही कैरेक्टराइज करते हैं? That should not be done and this is not good as well। ऐसा ना तो करना चाहिए और ना तो ये सही है कि जो रूलर का धर्म है उसी के धर्म के हिसाब से हमने उस पीरियड का नाम रख दिया या उसको कैरेक्टराइज कर दिया। Because if we are doing this, it simply suggests that the lives and the practices of the others do not really matter। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये साफ साफ ये जाहिर करता है कि दूसरों के धर्म और उनकी लाइफ और उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस थी वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करती थी। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith।
हमें ये भी याद रखने और ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्राचीन भारत के जो भी शासक हुए, हर शासकों का धर्म एक नहीं था। तो हम कैसे सिर्फ हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर ब्रिटिश शासकों को चूज़ कर सकते हैं और उनके हिसाब से पीरियड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और भी बहुत से शासक हुए, अच्छे, बड़े और महान ख्याति प्राप्त शासक, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया गया। So that should not be done at all. So, moving away from the British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. तो अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से दूर चले और किसी और हिस्टोरियंस की बात करें तो जनरली जितने भी इतिहासकार रहे अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने हिस्ट्री को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, 3 पीरियड में, दैट इज़ एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, यानी प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और नवीन इतिहास या मॉडर्न इतिहास। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स। इस डिवीज़न का भी अपना खुद का कुछ ड्रॉबैक है या प्रॉब्लम्स हैं। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, that is science, reason, democracy, liberty and equality. इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीरियडाइजेशन अडॉप्ट किया गया है, ये वेस्ट की सभ्यता से यानी पश्चिमी सभ्यता से अडॉप्ट किया गया है, जहाँ पर जो थर्ड पीरियड है दैट इज़ मॉडर्न पीरियड, उसको ग्रोथ से एसोसिएट करके दिखाया गया कि जो मॉडर्न पीरियड रहा होगा वो एक ग्रोथ का दौर रहा, जहाँ पर जितनी भी मॉडर्निटी हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट उसी दौर में आए, उसके पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इस तरीके से दिखाया गया मॉडर्न पीरियड को। And where medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. तो मॉडर्न जो एक ऐसा दौर दिखाया गया जिसमें सारे नवीनीकरण, सारे आधुनिकरण हुए भारत में, उसके पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था। मेडिवल पीरियड को इस दौर की तरह दिखाया गया जिसमें किसी भी तरह की मॉडर्नाइजेशन नहीं हुए थे, यानी कि एक बैकवर्ड पीरियड के रूप में दिखाया गया। मॉडर्निज्म का कोई भी अंश सोसाइटी में उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था मेडिवल पीरियड में। देन कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? तो क्या अब हम ये कैरेक्टराइजेशन एक्सेप्ट कर लें जिसमें इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और वो पीरियड, वो दौर जो ब्रिटिशर्स का रहा, उसको मॉडर्न पीरियड के नाम पर कह दिया गया और सारे डेवलपमेंट, सारे इन्वेंशन, इनोवेशन और एडवांसमेंट उसी दौर में दिखाए गए। उसके पहले के जो भी दौर थे उसको एक बैकवर्ड, एक डार्कनेस का पीरियड दिखाया गया। तो क्या ये कैरेक्टराइजेशन और पीरियडाइजेशन एक्सेप्ट करना सही होगा? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। क्योंकि आप इसी किताब में अभी आगे पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन में लोगों को ना तो इक्वालिटी थी, ना फ्रीडम थी और ना ही लिबर्टी थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीरियड, और ना ही ब्रिटिश पीरियड या ब्रिटिश शासनकाल एक ऐसा दौर रहा जो भारत में आर्थिक समृद्धि और एक प्रोग्रेस लेकर आया हो। ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ थी और ना ही प्रोग्रेस था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। इसीलिए बहुत से इतिहासकारों ने इस दौर को कॉलोनियल पीरियड के नाम से यानी औपनिवेशिक दौर के नाम से डिक्टेट किया या बताया, न कि ब्रिटिश पीरियड या फिर मॉडर्न पीरियड का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल है क्या? औपनिवेशिक होना क्या होता है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्क्योर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज। तो इस किताब में बेसिकली आप ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत को जीतने आए, किस तरीके से उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया और भारत के जो लोकल नवाब्स और राजाज थे उनको दबाकर उनसे उनकी टेरिटरी ले ली, उनको किसी न किसी पॉलिसीज़ में फंसाकर, किसी न किसी ट्रीटी में बांधकर उनसे उनकी टेरिटरी टेक ओवर की। एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट टू नो हाउ दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी।
आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पे और सोसाइटी पर उन्होंने अपना कंट्रोल बनाया, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, किस तरीके से उन्होंने भारत से रेवेन्यू लेना शुरू किया ताकि वो अपने खर्चे निकाल सकें, यहाँ रहकर जो भी उनको एक्सपेंसेस होते वो यहीं के इनकम से, यहीं के पैसे से वो पे करने लगे थे विदाउट गेटिंग मनी फ्रॉम देयर ओन मदर कंट्री। आप पढ़ेंगे दैट हाउ दे बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइजेस, प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो आप ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो सस्ते दामों में यहाँ से सामान ले लिया करते थे, कैसे कुछ भी जो उनकी इच्छा होती थी उसी चीज़ को यहाँ पर प्रोड्यूस करते थे और फिर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते थे। और आप ये भी समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इंडियन सोसाइटी को चेंज किया और अंत में उसका क्या परिणाम हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हम वो भी इसमें पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। You will also come to know about the changes British rule brought about in values, taste, customs and practices। किस तरीके से ब्रिटिश शासन का भारत के वैल्यूज़ पर, यहाँ के रहने वाले लोगों के टेस्ट यानी उनके स्वाद पर, उनके जो कस्टम्स, रीति रिवाज रहे, तौर तरीके रहे, रिचुअल्स रहे, हर एक चीज़ों पर कैसे ब्रिटिश सभ्यता का असर हुआ वो भी जाना जाएगा। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economical, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. So basically, colonization is a process in which a more powerful country take over the less powerful country and bring all the kind of necessary changes as per their requirement. जब एक बहुत शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर कब्ज़ा कर लेता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो वो जो लेस पावरफुल या वीक कंट्री है वो उसकी कॉलोनी कही जाने लगती है और इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। और जो शक्तिशाली देश होता है वो उस वीक कंट्री के सारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस बैकग्राउंड पर कंट्रोल कर लेता है और हर तरह के चेंजेस इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। इसी को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, जिसमें एक बहुत शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश को कंट्रोल कर ले, टेक ओवर कर ले और वहाँ हर नेसेसरी, हर पॉसिबल चेंजेस अपने अकॉर्डिंगली, अपने ज़रूरत और अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली जब कर देता है तो इसको कॉलोनाइजेशन कहा गया, औपनिवेशीकरण। और जिस भी देश का कॉलोनाइजेशन होता है वो उस पावरफुल कंट्री की कॉलोनी बन जाती है। इसी तरह से भारत को भी ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता था और इस दौर को कॉलोनाइजेशन का पीरियड या कॉलोनियल पीरियड कहा गया। कुछ इतिहासकारों ने ब्रिटिश पीरियड कहा, किसी ने मॉडर्न कहा, लेकिन हमारे जो इतिहासकार रहे दे डिफाइंड इट एज द कॉलोनियल पीरियड। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. आप आगे चल के ये भी पाएंगे, नोटिस करेंगे कि हर क्लास, हर वर्ग और हर ग्रुप के लोग एक प्रकार का एक्सपीरियंस कभी नहीं पा सकते। दे डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस। जो भी चेंजेस सोसाइटी में आए, हर क्लास या हर ग्रुप पर वो इक्वली नहीं पड़े होंगे। सबके अपने खुद के एक्सपीरियंस रहे होंगे, खुद की अंडरस्टैंडिंग रही होगी और दे हैव देयर ओन हिस्ट्री। एंड दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड एज आर पास्ट, PASTS, विच इज़ इन प्लूरल, यानी कि हमारे इतिहास, हमारा इतिहास नहीं, हमारे इतिहास, यानी कि हम बहुत हैं, अलग अलग वर्ग के हैं और हर वर्ग का अपना खुद का एक्सपीरियंस होगा और उसके बेसिस पे उनका इतिहास होगा। सो नाउ वी कैन से दैट वी हैव गिवन द इम्पॉर्टेंस टू द हिस्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू दिस बुक एंड थ्रू द हिस्ट्री विच हैज़ बीन डिनोटेड एज द कॉलोनियल पीरियड। अब हम कह सकते हैं कि हमने बाकी लोगों के भी इतिहास को महत्व दिया है, न ही किसी पर्टिकुलर पीरियड को या किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को इम्पोर्टेंस दिया है। हमने इसीलिए इस दौर को कॉलोनियल पीरियड कहा। सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।